अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि रशिया और यूक्रेन के ऊपर बात करूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, इन दोनों की वार हो रही है और बहुत सारे लोग, हर बंदा अपनी राय दे रहा है इस पे। कोई कह रहा है यूक्रेन ठीक है, कोई कह रहा है रशिया ठीक है। तो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि यूक्रेन का कुछ हिस्सा जहाँ पे बहुत सारे रशियंस रहते हैं, तो रशिया ये चाहता था कि वो उस हिस्से पे अपना कब्ज़ा कर ले। जैसा कि मैं आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा करता चलूँ कि यूक्रेन 1991 में सोवियत यूनियन से भी अलहदा हो गया था और उसने ये एग्रीमेंट किया था कि वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं करेगा और ना ही वो उनको बिल्ड करेगा, ना वो उनको बनाएगा। तो दूसरा ये कि यूक्रेन शेंजन में आता भी नहीं है, शेंजन कंट्रीज़ में, और दूसरा वो यूरोप का हिस्सा है लेकिन वो शेंजन का हिस्सा नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि यूक्रेन काफ़ी गरीब मुल्क है। इतना गरीब तो नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेन जो यूक्रेन को आगे करने वाले थे वो अमेरिका, बरतानिया और शेंजन कंट्रीज़ थे, यूरोप वाले। तो उन्होंने तो यूक्रेन को आगे कर दिया रशिया के आगे। अब यूक्रेन को भुगतना खुद पड़ रहा है। यूक्रेन ने जंग का दरवाज़ा तो खोल दिया है लेकिन अब उसको बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी रशिया गए थे और उन्होंने 3 घंटे तवील मुलाकात की प्यूटन के साथ, जो रशिया का प्रेसिडेंट है। तो काफ़ी सारे लोगों ने यह कहा कि इमरान खान गए हैं तो उसके बाद जंग शुरू हुई है और इमरान खान के कहने पे उन्होंने जंग शुरू की। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, तो उनको किसी की सजेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इमरान खान पे इस बात पे उंगली उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये इन 4 सालों में ये एक इमरान खान का एक वाहिद बड़ा सियासी दौरा था। इससे पहले ना ही पीपल पार्टी के दौर में और ना ही मुस्लिम लीग नून के दौर में उन्होंने कोई इस तरह का दौरा किया था रशिया का। हाँ, लेकिन मीटिंग्स इनकी काफ़ी हुई थी, नवाज़ शरीफ साहब की भी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी, और वो भी यूनाइटेड नेशन के किसी प्लेटफॉर्म पे छोटी सी 10-15 मिनट की मीटिंग होगी या किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी। इसके अलावा जो स्पेशल एक दौरा हुआ है वो सिर्फ इमरान खान साहब ने किया है। बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, भारत की, कि उनका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अमेरिकन अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हम जंग बंदी चाहते हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम रशिया के साथ हैं या यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने बीच का रास्ता इख्तियार किया है। वो एक सैंडविच की तरह उन्होंने बीच में अपना किरदार अदा किया है। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं किया मोदी साहब ने। तो चलें देखते हैं, लेट्स सी कि हालात किस तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान का तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बिल्कुल वाज़िया बोला है कि हम किसी की भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। जैसा कि आप सबको पता है पाकिस्तान ने काफ़ी नुकसान उठाया है अमेरिका से अफ़गानिस्तान की सूरत में, क्योंकि आलमोस्ट जैसा कि आप सबको पता है कि 10 से 15 साल पाकिस्तान ने बहुत सारी लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे वो APS अटैक हो, चाहे वो खुद कुछ धमाके हों या और टारगेट किलिंग हो। कि आप सबको पता है कि अमेरिका ने जब इस बार ड्रोन हमलों का प्लान किया था इमरान खान साहब की हुकूमत में, तो पाकिस्तान का सेम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालबा था कि नो मोर, ताकि अमेरिका को पता चल सके कि पाकिस्तान को अब उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन ने काफ़ी सारे वेपन्स अमेरिका से लिए थे, बहुत सारे वेपन्स, और अमेरिका ने 2015 में यूक्रेन को 3 बिलियन की वेपन्स की ऑफ़र की थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी की थी और उन्होंने बहुत सारी मदद भी की थी अमेरिकन आर्मी ने, NATO ने यूक्रेन की। तो उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी इमदाद ली यूक्रेन ने अमेरिका से, और एट द एंड आपके सामने है रिज़ल्ट। क्योंकि इतने वेपन्स लेने के बावजूद, इतनी मदद के बावजूद, अमेरिका ने तो वही फिर वेपन्स दिए हैं यूक्रेन को जो अमेरिका के अपने यूज़ के नहीं थे, उन्होंने आगे दे दिए और उल्टा उनको अपने एहसान के नीचे उसको दबा दिया। तो अमेरिका इसी तरह अपने ऊँचे हथकंडों पे आ जाता है बार बार। और रही बात
अदर कंट्रीज़ की, जैसा कि अमेरिका हर किसी को अपना असला देता है और फिर उस पर लोन्स की सूरत में और कर्ज़ों की सूरत में उस मुल्क को अपने नीचे दबा लेता है। पाकिस्तानियों की बात करूं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे और काफ़ी सारे लोग आगे यूरोप की तरफ भी ट्रैवल करके चले गए हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की है। तो उनमें काफ़ी सारे लोग पोलैंड की तरफ गए हैं, हंगरी की तरफ गए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज़ में हंगरी, पोलैंड, बेलारूस ये कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर लोग उस एरिए को प्रेफर कर रहे हैं, उस एरिए की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अमेरिका की फ़ौज या नेटो जहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम अगर कई ऐसी जगह पे ट्रैवल करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी किसी और कंट्री की आर्मी मौजूद है तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा बेहतर माहौल मिलेगा, हम पे एटलीस्ट कोई अटैक नहीं करेगा या हमें कोई रोकेगा नहीं। तो लेट्स सी, अब देखें क्या होता है, क्योंकि अभी जो मैंने न्यूज़ सुनी थी कुछ टाइम पहले, उसमें मैंने ये भी सुना था कि काफ़ी सारे रशियन आर्मी ने जो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स थे यूक्रेन के, उन पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो अब देखना होगा कि कैसे इस सारे हालात को ठीक किया जा सकेगा। यूक्रेन की और रशिया की आर्मी की बात की जाए तो यूक्रेन की जो आर्मी का नंबर है 22nd इन द वर्ल्ड है और रशिया की आर्मी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किसका पलड़ा भारी है और कौन कमज़ोर है। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तो आगे कर दिया है लड़ाई के लिए, जंग के लिए, लेकिन ख़ुद वो पीछे हट गया है। तो इस पे काफ़ी सारे मीम्स और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड्स भी चल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग इसको तंज भी कर रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को तो आगे कर दिया, खुद वो पीछे हो गया। और यूक्रेन के सदर ने ये भी कहा है कि आप हमें फ़्लाइट्स ना मुहैया करें, आप हमें वेपन्स दें जिनके साथ हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, हम अपने लोगों के लिए खड़े हो सकें। तो हालात सारे आपके सामने हैं। अमेरिका और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने रशिया पे काफ़ी सारी पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। लेकिन फ़्रांस की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वो क्या चाहते हैं, कि वो इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं। तो लेट्स सी, ये तो आप आने वाला टाइम ही बताएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। और दूसरी बात ये कि रशिया की तरफ से बेलारूस में यूक्रेन से बातचीत के लिए ऑफ़र की गई है। अब ये देखना होगा कि यूक्रेन वाले इस पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। और बाकी जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उन पे वो अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि काफ़ी सारे लोग वर्ल्ड वॉर 3 का इसको नाम दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, लेकिन अभी टाइम से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। हर चीज़ टाइम पे अच्छी लगती है। तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। और जो लोग हमारे पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उन्होंने उस तरह से अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया, वो ज़रा मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि उनके वो जो चाहते हैं, जिसको वो चाहते हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ कितना पेश किया था और कितने सरकारी दौरे किए थे। एटलीस्ट एक दौरा भी उन्होंने नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि चलें, ये गए हैं, जैसे भी वक्त में गए हैं, जैसे भी माहौल में गए हैं इमरान खान साहब, तो इन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी हुए हैं इसमें, ट्रेड के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, और भी बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा मुल्क और तरक्की करे और हर बुरी नज़र हमारे मुल्क से दूर रहे। और दुआ करते हैं कि ये जो माहौल बना हुआ है, अल्लाह पाक इस माहौल को जल्द अज जल्द ख़त्म करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।